हेलो एंड वेलकम टू द लर्न फ्री एजुकेशन। बच्चों आज रियल नंबर के सीरीज में तीसरा वीडियो है ये। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि रियल नंबर का जो होता है पी बाई क्यू के फॉर्म होता है, तो क्यू का क्या फॉर्मेट होना चाहिए उसके टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होने के लिए, या फिर इरेशनल नंबर को कैसे प्रूफ करेंगे इरेशनल नंबर। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। देखते हैं, पहले थोड़ा सा हम लोग रिविजन कर लेते हैं। इससे पिछले का जो हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। तो इसमें हम लोग फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक ये कहता है कि अगर हम कोई भी कंपोजिट नंबर लेते हैं तो उसको लिखने का सिर्फ एक ही तरीका होगा उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अगर हमें 180 एक नंबर दिया गया, ठीक है 180, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों? इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो 180 को लिखने का जो तरीका होगा इसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, वो सिर्फ और सिर्फ यही होगा बच्चों। इस फॉर्म में हम किसी और दूसरे नंबर को नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम 120 लेते हैं तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं इसको ऐसे बच्चों। तो 120 को इसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखने का जो तरीका है वो यूनिक है और यही होगा बस, अगर हम इसके ऑर्डर को कंसीडर नहीं करें। ऑर्डर मतलब ये है कि अगर 3 को हम पहले लिख दें, 5 को बाद में लिखें, या 2 को पहले लिखें या 2 को बाद में लिखें, तो वो ऑर्डर अगर कंसीडर नहीं करते हैं हम लोग, तो इस नंबर को इसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखने का जो तरीका है ये यूनिक होगा और इस तरीके से और किसी भी नंबर को हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी में हम लोग दूसरा चीज़ ये हमने देखा था कि अगर HCF किसी एक नंबर का दिया हुआ है, LCM किसी का दिया हुआ है, तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो उस दोनों के नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ये सारी चीज़ हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। जिन्होंने नहीं देखा जाकर के देख सकते हैं, लिंक मैंने ऊपर यहाँ पे आई बटन में दे दिया है। ठीक है बच्चों, देखते हैं इसमें अगला क्या है। चलो, अगला एक थ्योरम है कि लेट P बी ए प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A। यहाँ पे सिंपली यही कहने का मतलब है कि अगर A स्क्वायर को एक नंबर कोई जो कि प्राइम है P, अगर ये A स्क्वायर को डिवाइड करता है बच्चों, तो ये जो P है वो A को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं कि अगर 4 कोई नंबर है, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं और ये एक प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल है, देखते हैं है या नहीं है पहले। 16/2 यानी कि ये 8 आएगा, यानी कि डिविजिबल है। ठीक है, तो ये अगर 4 डिविजिबल है 2 से बच्चों, तो 4 का स्क्वायर अगर डिविजिबल है 2 से बच्चों, तो 4 भी डिविजिबल होगा किससे? 2 से। ठीक है, ये थ्योरम का यही कहना है। इसका यूज़ हम लोग अभी आगे चल के देखेंगे जब हमें इरेशनल प्रूफ करना होता है। ठीक है, दूसरा थ्योरम ये है कि अगर कोई नंबर है P बाई Q, ठीक है, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये है बच्चों कि अगर मुझे दे दिया, मान लो यहाँ पे दिया हुआ है 15/25, तो क्या हम कह सकते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में? नहीं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होगा। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जिसका 1 के अलावा कोई और भी फैक्टर कॉमन ना बचे। ठीक है, जैसे मान लो 15 है, इसका एक कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। देखो 5 इसका भी है और 5 इसका भी कॉमन फैक्टर होगा, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कहलाएगा। पहले हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, तो क्या होगा? 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स में जाएगा? 3 टाइम्स में जाएगा। और 25 कितने टाइम्स में? 5 टाइम्स में जाएगा। देखो अब ये जो नंबर में हमें मिला है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसका 1 के अलावा और कोई दूसरा फैक्टर अब नहीं है। ठीक है, तो ये हमेशा कैसा होता है? को प्राइम नंबर होता है, जिसका 1 के अलावा कोई भी फैक्टर ना हो। ठीक है बच्चों, इसका यूज हम लोग आगे देखेंगे। तो कह रहा है कि अगर कोई भी नंबर P बाई Q के फॉर्म में है और वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो Q को अगर हम इस तरह से फैक्टराइज कर पाते हैं, तो वो हमेशा कैसा होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है बच्चों, और अगर उस Q को हम इस फॉर्म में नहीं कर पाते हैं, तो वो हमेशा कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, इसका यूज हम लोग अभी आगे देखेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं इस पर। क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिना डिवाइड किए हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला तो देख के ही पता चलता है यहाँ पे क्या है। देखो, ये अगर हम P बाई Q के फॉर्म में कंसीडर करते हैं, तो ये P बाई Q के फॉर्म में क्या होगा? 33/2 का पावर 2 इंटू में 5 का पावर 3 होगा। यहाँ पे Q क्या है? यहाँ पे Q है 2 का पावर 2 इंटू में 5 का पावर 3 है बच्चों। तो हमने क्या पढ़ा था? अगर Q 2 का पावर m इंटू में 5 के पावर n के फॉर्म में अगर आ जाता है, तो ये कैसा नंबर होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 33/500 है। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 33/500 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 2 का पावर 2 और 5 का पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं 500 को हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अगेन कि ये 2 का पावर m इंटू में 5 के पावर n के फॉर्म में आ रहा है, यानी कि ये भी क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। हमें किसी भी नंबर का जो रेशनल नंबर का जो Q है ना, नीचे वाला पार्ट जो भी डिनोमिनेटर होगा, उसको हमेशा कोशिश करना है 2 का पावर m इंटू में
5 के पावर n के फॉर्म में लिखने का। अगर ये इस फॉर्म में हम लिख देते हैं उसको तो हमेशा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा बच्चों। देखते हैं अगला क्या है, अगला है 41 अपॉन में 100, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 41 अपॉन में 2 का पावर 2 इंटू में 5 का पावर 2 लिख सकते हैं। देखो ये आ गया उसी फॉर्म में, फिर इसका क्यों, तो ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 19 अपॉन में 625 है बच्चों, ठीक है। तो 19 को और 625 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 5 का पावर क्या होगा यहाँ पे 4, 5 का पावर 4 होगा, ठीक है। तो अब ये हमारा यहाँ का 2 का टर्म कोई भी नहीं आ रहा है, यानी कि इस फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में। कैसे, कि मानते हैं यहाँ पे ये 4 है, ठीक है, ये 4 है, ठीक है। तो ऊपर नीचे हम लोग 2 के पावर 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 के पावर 4 ऊपर भी है, 2 का पावर 4 नीचे भी हम लोग मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 19 इंटू में 16 अपॉन में क्या आ जाएगा, 10 का पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 19 इंटू में 16 कितना होगा बच्चों, 304 और अपॉन में 1 1 2 3 4 टाइम 0, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.0304, यानी कि ये कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है इसमें। कह रहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। यहाँ की नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ जो q होगा वो बराबर नहीं होगा किसके, 2 का पावर m इंटू में 5 का पावर n के फॉर्म में, ठीक है। हमें ये प्रूफ कर देना है कि q इस फॉर्म में नहीं है। तो देखते हैं पहला तो देख के हम लोग बता सकते हैं ये नहीं है, 2 के पावर m इंटू में 5 के पावर n के फॉर्म में नहीं है ये हमारा, तो ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है, 17 अपॉन में 90। तो 90 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 90 को लिखने का क्या तरीका हो सकता है, यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 17 अपॉन में 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू में 5 लिख सकते हैं इसको ऐसे 90 को। तो यहाँ पे देखो ये भी जो है वो इस फॉर्म में नहीं आ रहा है, यानी कि ये भी कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। अगला क्वेश्चन क्या है इसी में, 53 अपॉन में 343, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 53 अपॉन में 7 का पावर 3 कैसे लिख सकते हैं, 7 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा इस फॉर्म में नहीं आ रहा है, यानी कि ये भी कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें 66 अपॉन में 180, ठीक है, 66 अपॉन में 1, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, नहीं है। इसको देखो इसका कॉमन फैक्टर एक 6 है अभी, ठीक है। तो पहले हम लोग 6 से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, क्या हो जाएगा 11 अपॉन में 30। अब 30 को लिखेंगे हम लोग इस फॉर्म में, कोशिश करेंगे लिखने का। तो क्या लिखेंगे 30 को हम लोग 2 इंटू 3 इंटू 5, जो कि हमें फिर भी इस फॉर्म के इस तरह के फॉर्म में नहीं मिला। ये भी कैसा नंबर होगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है इसमें। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या ये रेशनल नंबर जो है इतना जो दिया हुआ है हमें, ये टर्मिनेटिंग है, तो ये कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेटिंग है, ठीक है। डेसिमल कितने प्लेस के बाद ये टर्मिनेटिंग है। तो इसको निकालने के लिए ना हमें सिर्फ 5 का यहाँ पे पावर देखना होता है, लेकिन ये अभी नहीं, ऐसे नहीं देख सकते हैं इसको हम लोग। पहले हमको थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखना होगा। जैसे मान लेते हैं कि 43 है और नीचे क्या है 2 का पावर 4, ठीक है, और 5 का पावर क्या है 3। हमें कोशिश करना है कि 2 का पावर जितना है 5 का भी पावर उतना ही लाने का यहाँ पर कोशिश करना है। तो ये 10 के फॉर्म में आ जाएगा। जैसे मान लो कि क्या है 43 इंटू में 5 ऊपर भी हम मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे भी 2 का पावर 4 इंटू में 5 का पावर 4, ऊपर नीचे हमने क्या किया 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो अब ये जो आ गया हमें नीचे जो मिला ये क्या आ गया 43 इंटू में 5 और नीचे क्या आ गया 10 का पावर में 4 आ गया। तो इससे हमें टर्मिनेटिंग जो डेसिमल कितने डेसिमल टर्मिनेटिंग वो हमें निकालना आसान हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं 43 इंटू में 5 कितना होगा 215 और नीचे कितना हो जाएगा 14 टाइम्स 0, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.0215, ठीक है बच्चों। तो ये कितने पॉइंट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 4 प्लेस, ठीक है। देखो 1 2 3 4 प्लेस के बाद, ठीक है। तो अब ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रैशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। कह रहा है इनमें से सभी को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है अपने को। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं पहला 0.6 का बार, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं मान लेते हैं x इक्वल टू 0.6 का बार, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि पॉइंट ये जो डेसिमल है अपना, ये पॉइंट जो है अपना, इसके बाद कितने नंबर रिपीटिंग है, ठीक है।
तो उसके हिसाब से हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लेते हैं 10 से या 100 से जितना इसके बाद नंबर होगा उतने से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना नंबर है, एक नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 10x 10 से मल्टीप्लाई किए, और इधर भी करेंगे कितना होगा, 6 एक इधर चला जाएगा, और बाकी सब ये तो रिपीटिंग है, तो ये इन्फिनाइट तक ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, और इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो अगर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखते हैं कि ये तो लिखा ही हुआ, 1 को नीचे लिख लेते हैं, x इक्वल टू क्या हो गया 0.6 का बार, ठीक है। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पे देखो 10x में से x जाएगा तो क्या कितना बचेगा 9x, और इधर देखते हैं 6.6 के बार में से अगर 0.6 का बार गया, ये माइनस करेंगे तो कितना होगा, देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा 6, यानी कि x इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 6/9 लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये कट के कितना आ जाएगा 2/3, ये हमने लिख दिया इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्योंकि अब 2 और 3 का कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है 1 के अलावा, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि 1.8 के बार को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 1.8 का बार। यहाँ देखते हैं पॉइंट के बाद कितना है, एक ही है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा 18.8 का बार हो जाएगा, ठीक है। 8 का बार का मतलब ये होता है कि 8 रिपीटिंग है अनलिमिटेड टाइम इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो हम अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई किए तो इसमें से जो इन्फिनाइट 8 था उसमें से एक 8 इधर आ जाएगा, तो ये इधर आ गया, और बाकी जो 8 अपना इन्फिनाइट तक जा रहा था वो वैसे ही चलते रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ 2 में से 1 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, देखो अगर हम इसमें से इसको 1.8 के बार को माइनस करते हैं तो कितना आएगा बच्चों, इसको माइनस किया और इसको माइनस किया, तो 10x में से x गया तो कितना बचा यहाँ पे 9x, और 18.8 के बार में से अगर 1.8 का बार माइनस करेंगे तो देखो ये तो कट जाएगा पूरा का पूरा रिपीटिंग वाला टर्म, और यहाँ 18 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 17 बचेगा, यानी कि x इक्वल टू हम लोग कितना लिख सकते हैं 17/9। देखो आ गया ये सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब यहाँ 17 और 9 का 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में क्या है, कह रहा है कि 0.16 के बार को हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के दिखाना है। तो चलो मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.16 का बार। यहाँ देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, एक तो लिखेंगे 10x, कितना होगा 1.6 का बार होगा, ठीक है, और एक लिखेंगे क्या हम लोग 100x, ठीक है 100x, तो ये कितना हो जाएगा 16.6 का बार। इसको हम यहाँ मान लेते हैं 1 और इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे 2, ठीक है। देखो कि हम यहाँ पे 100 क्यों माना, क्योंकि हमें ये जो 6 वाला जो रिपीटिंग टर्म है ना उसको किसी भी तरह से कैंसिल करना है पॉइंट के इधर ला करके, तो वो जितने नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आएगा हम उतने नंबर से उसको मल्टीप्लाई करके उसको कैंसिल करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 2 में से 1 को माइनस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 10x इक्वल टू 1.6 का बार, ठीक है, और इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं तो कितना हो गया, देखो 100x में से अगर 10x गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 90x, और यहाँ पे देखो ये टर्म जो रिपीटिंग वाला टर्म है 6 का बाद दोनों कैंसिल हो जाएगा, और 16 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 15 बचेगा। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया 15/90, अगर इसको काटेंगे तो कितना बचेगा 1/6। देखो ये भी आ गया अपना सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि 1 के अलावा इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है दूसरा। तो इस तरह से हम इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बच्चों। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, स्टेट वेदर द नंबर इतना इज रैशनल और इरेशनल। कह रहा है कि ये नंबर जो है ये रैशनल है या इरेशनल है। तो रैशनल होने के लिए क्या था, या तो वो टर्मिनेटिंग हो, या तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग हो। तो देखते हैं ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, अब रिपीटिंग है या नहीं है ये चेक करना है। तो देखो 1 2 0, उसके बाद क्या है 1 2 0 0, ये 0 जो है यहाँ एक था, यहाँ पे 2 बार हो गया और यहाँ पे 3 बार हो गया, यानी कि ये रिपीटिंग भी नहीं है। ये कैसा नंबर होगा, ये इरेशनल नंबर होगा, ठीक है बच्चों। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, प्रूफ दैट √2 √3 √5 इज इरेशनल नंबर। इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने सारा 2 3 और 5 का रूट सारा इसी में ले लिया है। अगर एक को भी मैं प्रूफ कर देता हूँ तो बाकी सबको वैसे ही अप्रॉक्स प्रूफ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूफ करने का तरीका ये होता है कि पहले हम लोग इस चीज़ को मान लेते हैं कि ये रैशनल है, ठीक है, और उसको रैशनल मान के हम लोग प्रूफ करने का कोशिश करते हैं। बाद में जब कॉन्ट्राडिक्शन आता है तो क्या होता है, हम लोग का जो एजम्पशन होता है वो गलत साबित हो जाता है। तो इस आधार पर इसको हम लोग प्रूफ करने का कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि √2 जो है क्या है, वो एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, p/2
क्यू के फॉर्म में होगा। अब इसको हम लोग मान लो पी बाई क्यू तो कुछ भी हो सकता है, इसको हमें किस फॉर्म में लिखना होगा, मान लो इसको हम अगर डिवाइड करके ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, यानी कि ए बाई बी के फॉर्म में आ गया, यानी कि ये क्या है, ये दोनों को प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है, को प्राइम नंबर है, ठीक है। इसका फैक्टर जो है वन कॉमन फैक्टर होगा बस, और कुछ भी इसका वन के अलावा फैक्टर नहीं होगा। इसका ए बाई बी का कोई भी वन के अलावा फैक्टर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि √2 इक्वल टू ए बाई बी। ए बाई बी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, वन के अलावा कोई भी फैक्टर इसका नहीं होगा बच्चों। दोनों तरफ हम लोग इसको स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। ये देखो स्क्वायर कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा इधर, अगर हम स्क्वायर किए हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, √2 का स्क्वायर 2 होगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर हम बी स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो क्या होगा, 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। अब हमने थ्योरम 1 में क्या देखा था कि अगर कोई नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ए स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, तभी ये नंबर आ रहा है कोई। तो अगर ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 2, तो यानी कि ए जो है वो डिविजिबल है किससे, ए जो है वो डिविजिबल है 2 से, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ए डिविजिबल है 2 से। तो मान लेते हैं ए को जब 2 से डिवाइड किए तो कुछ भी एक सी नंबर आया, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू 2c, ठीक है। और ये ए इक्वल टू 2c का जो वैल्यू है यहाँ पे ए के बदले हम लोग पुट कर देते हैं। चलो यहाँ पे करते हैं पुट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 2c अपॉन में 2 और इसका होल स्क्वायर। यहाँ ए के बदले हमने क्या पुट कर दिया, 2c को पुट कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट को खोलते हैं कितना होगा, 4c स्क्वायर अपॉन में 2, ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, यानी ये क्या कितना हो गया, 2c स्क्वायर हो गया, ठीक है बच्चों। यहाँ से हो गया बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब हम बी को अगर 2 को इधर लाते हैं तो क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि बी स्क्वायर को जो है, बी स्क्वायर जो वो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो अगर बी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि बी इज डिविजिबल बाई 2, यानी कि ए भी यहाँ पे डिविजिबल था 2 से, और यानी यहाँ पे बी भी डिविजिबल है किससे, 2 से, ठीक है। यानी कि ए और बी का, ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर 2 यहाँ पे। लेकिन हमने क्या माना था कि ए और बी जो है ये को प्राइम नंबर है, यानी कि इसका 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए था। और देखो यहाँ पे हमने दिखा दिया कि इसका क्या है, ए और बी का एक फैक्टर 2 भी आ रहा है, यानी कि हमने जो माना था वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया यहाँ पे, यानी कि हमारा एजम्पशन क्या है यहाँ पे गलत है। यानी कि √2 को हमने क्या मान लिया था, रैशनल नंबर, तो ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता, ये क्या है, इरैशनल नंबर है। तो इसी तरह से बच्चों हमको √2 को, √3 को, √5 को, √7 को, √6 जो भी नंबर आ जाए उसको इसी तरीके से प्रूफ करना होगा, क्योंकि एक के अलावा एक और कोई कॉमन फैक्टर हमें लाके दिखाना होगा, ताकि वो ये प्रूफ हो जाए कि ये जो है ये को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो उस केस में ये बता सकते हैं कि ये इरैशनल नंबर नहीं हो सकता, ये क्या होगा, इरैशनल नंबर होगा, ठीक है बच्चों। देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि प्रूव दैट 2√3 जो है इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। 2√3 को हमको क्या प्रूफ करना है, इरैशनल नंबर प्रूफ करना है। चलो मान लेते हैं क्या है, रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर किस फॉर्म में लिखेंगे, ए बाई बी के फॉर्म में लिखेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √3 इक्वल टू ए बाई 2b, ठीक है। अब हमें पिछले बार की तरह इसको सारा चीज़ ऐसा करके नहीं दिखाना है, बस इस तरह का जब भी रहे वो सिंपल, जब अगर √2 √3 ऐसा जब सिंपल रहे तब वो सारा चीज़ हमें करना है। अगर इसके अलावा हमें कुछ भी दिया रहता है ना, तो हमें बस सिंपली ऐसे दिखा देना है कि देखो 2 इधर ले आए हम लोग, जो भी नॉर्मल रूट के अलावा जो नंबर बचते हैं सबको एक तरफ कर लेना है अपने को। और यहाँ पे देखो ये हमने कर लिया, तो ये क्या है, ए यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, बी यहाँ पे क्या है, इंटीजर है। तो अगर इंटीजर को इंटीजर 2 है मान लो, इस बी को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या नंबर आएगा, एक इंटीजर ही आएगा, और ऊपर क्या है, एक इंटीजर ही है। इंटीजर अपॉन में इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर ही होता है। तो ये रैशनल और ये इरैशनल तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अगर मान लेते हैं रैशनल है तो इसको भी क्या होना चाहिए था, रैशनल होना चाहिए था। तो ऐसा तो है नहीं, ये क्या है, इरैशनल नंबर है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसको भी प्रूफ कर दिए कि ये क्या है, √3 क्या है, एक रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसको इस फॉर्म में हमने इक्वेट कर दिया यहाँ पे। देखते हैं अगला क्या है, अगला है √2 प्लस √3 इज इरैशनल नंबर। क्या कर रहा है कि √2 प्लस √3 क्या है, एक इरैशनल नंबर प्रूफ करना है। तो चलो मान लेते हैं कि ये रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर किस फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, ए बाई बी के फॉर्म में लिखते हैं,
ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं कि √3 इज इक्वल टू a/b माइनस √2, ठीक है। दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर कर देते हैं इसमें, ठीक है। स्क्वायर करने पे क्या आएगा, ये तो 3 हो गया और इधर क्या आएगा a² अपॉन में b² माइनस 2√2 a/b आएगा, ठीक है। और ये क्या आ गया यहाँ पे 2। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं, अगर हम इसको इधर कर ले तो a², यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि 2√2 a/b इज इक्वल टू a²/b² माइनस 1। इस 3 को इधर लाएंगे, 2 में से माइनस होगा तो 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या हो गया a² माइनस b² अपॉन में b², ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो a यहाँ पे हो गया 2√2 और a/b को इधर ले जाते हैं तो क्या होगा a² माइनस b² अपॉन में ये नीचे a/b² और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गया b। तो ये b से एक b कट जाएगा यहाँ का, तो क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा √2 इज इक्वल टू a² माइनस b² अपॉन में 2ab। ये 2 जो था यहाँ पे, इस 2 को मैंने यहाँ लिया है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे देखो a जो है ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, सारा का सारा इंटीजर है। तो उसका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन जो भी होगा सब इंटीजर ही होगा। और इंटीजर अपॉन में इंटीजर क्या होगा, ये एक रैशनल नंबर होगा। इसके लिए क्या होना चाहिए, इसको भी रैशनल नंबर होना चाहिए था, इसको रैशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये नंबर क्या हो गया, ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। ये रैशनल नंबर तो है नहीं, तो अगर ये रैशनल नहीं है, हमने क्या माना था, इसको रैशनल माना था, इसीलिए ये क्या पूरा नंबर क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो इस तरह के सवाल को ऐसे ही हम लोग हमेशा प्रूफ करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। a and b are two positive integers such that the least prime factor of a is 3 and the least prime factor of b is 5. Then the least prime factor of a and b क्या होगा। देखो कह रहा है कि a का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 3 है, और b का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 5 है। यानी कि इन दोनों का ही दो किसी का भी प्राइम फैक्टर नहीं है, लिस्ट प्राइम फैक्टर नहीं है। यानी कि ये दोनों कैसे नंबर होंगे, ऑड नंबर होंगे। तो जब भी हम एक दो ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो वो कैसा नंबर देंगे, हमें इवन नंबर देंगे। और इवन नंबर होंगे तो उसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, ये 2 होगा पक्के से, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का क्या होता है प्रॉपर्टी, कि वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है। तो देखो ये रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में है। ये देखो कैसा है, ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ये कैसा है, इसके ऊपर में ऐसा बार है मान लो, तो ये कैसा है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग है ये। और ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ये कैसा है, इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है बच्चों, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नेचुरल नंबर 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। यानी कि ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर होगा जो 1 से लेकर 10 तक सभी से डिविजिबल होगा। इस केस में क्या करेंगे हम लोग, 1 से लेकर के 10 तक सबका, 1 से लेकर 10 तक सबका एलसीएम निकाल लेंगे। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमें वो 2520 मिलेगा। यानी कि ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कह रहा है इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p and q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इज इक्वल टू a/b² एंड q इज इक्वल टू a³b, ठीक है। तो a एंड b बीइंग प्राइम नंबर, एलसीएम कितना होगा p और q का बच्चों। तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कैसे निकालते हैं हम लोग, जो हाईएस्ट पावर होता है उसको कॉमन ले लेते हैं। देखो एलसीएम लेने क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे a का, देखो यहाँ पे a का पावर 3 जो है ये हाईएस्ट है, यहाँ पे 1 ही है, तो हम लोग हाईएस्ट पावर वाला कॉमन लेंगे। तो ये a का पावर 3 कॉमन आ गया, और b का पावर किसमें हाईएस्ट है, इसमें है, तो ये b का लेंगे हम लोग। यहाँ पे b का स्क्वायर, यानी कि a³b²। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कह रहा है कि इफ xy इज इक्वल टू 180 एंड HCF ऑफ XY इज 3 देन फाइंड द LCM ऑफ XY। तो हम लोग जानते हैं बच्चों क्या होता है कि LCM ऑफ XY इंटू में HCF ऑफ XY इज इक्वल टू x इंटू में y, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे HCF दिया हुआ है और इसका ये दिया हुआ है, तो हमें ये आराम से LCM निकाल सकते हैं। तो LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, LCM ऑफ XY इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, XY कितना दिया हुआ है, देखो XY 180 दिया हुआ है अपने को, तो 180 अपॉन में HCF कितना दिया हुआ है 3, 180 अपॉन में 3। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं कितने टाइम्स में जाएगा, ये 60 टाइम्स में जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है बच्चों। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन।
जल्द ही आ रहे हैं एक नया वीडियो पॉलिनोमियल के लिए लेकर के, और जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए इसको। और एक सीरीज चलेगा पूरा का पूरा मैथ टर्म, जब तक एग्जाम है उससे पहले मैं कोशिश करूंगा जितने भी सिलेबस है मैथ्स का, जो भी सिलेबस है उस पर हर एक के लिए एक वीडियो डालूँ, एक MCQ डालूँ, और लेटेस्ट पैटर्न पे जो भी है जैसा भी क्वेश्चन आ रहा है इस बार में उस पैटर्न पे कोशिश करूँ क्वेश्चन को इस बार लाने का। ठीक है बच्चों, लेकिन आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों, चलो इसी के साथ बाय, गुड डे।